हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए उपस्थित हो जाइए सभी। यस, गुड। आ जाओ सभी, आ जाओ प्लीज। शानदार। अच्छा, अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन चल रहा है। कोई बात नहीं, जिस दिन अर्थक्वेक पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे अर्थक्वेक के बारे में सब कुछ। चलिए उपस्थित हो जाइए दोस्तों। एक्चुअली मैं आप सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूँ। मेरा भी अभिवादन स्वीकार करें। आपका दिन शुभ हो। ईश वंदना है कि आप सभी अपने मंजिलों की ओर पहुंचने में आज का दिन बड़ा ही सहायक साबित हो। चलिए, ओके, मोस्ट वेलकम दोस्तों, मोस्ट वेलकम। दिल्ली में भूकंप आया था, आपने मैसेज किया हुआ, मैं ये कह रहा हूँ, और मुझसे पूछ रहे हो सर आपको पता चला। अरे दोस्तों, यहाँ तो दिन भर के भूकंप कुछ ऐसे हैं कि उन भूकंप से फुर्सत कहाँ कि पृथ्वी माता के भूकंप को पता कर सके, है ना। और दिन भर के भूकंप क्या हैं? आपके बैच से निकले तो दूसरे बैच में, दूसरे बैच से निकले तो तीसरे बैच में, कुछ ऐसे ही क्रमवार चीजें बढ़ती चली जाती है। शाम तक थक कर चूर हो जाते हैं, बिस्तर की आगोश में जाकर बस ये कहो कि पहुंचते हैं और निद्रा देवी के आगोश में प्रवेश कर जाते हैं। सुबह उठते हैं, दैनंदिन क्रियाओं से निवृत्त होकर पुनः क्लास में आते हैं। यही रूटीन चलती है। कहाँ पता चलता है यहाँ अर्थक्वेक यहाँ क्या है। ओके, चलो तो बातों को रोकते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। चलो पढ़ो ध्यान से। शुरू करते हैं कल की कक्षा से। कल की कक्षा और लास्ट क्लास मतलब लास्ट 2 डेज में आपने सागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा था। लास्ट 2 क्लास में ओशियनिक करेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था कि सागरीय धाराएं क्या होती हैं, तापमान के आधार पर उन्हें कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, आयतन और वेग के आधार पर उन्हें कितने नाम से जानते हैं, तो उन्हें प्रभावित करने वाले या उनके उत्पत्ति के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, ये तमाम बातें आपने मुझसे सुनी थी। और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन था, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन मित्रों। मैं आपको अगर कहूं कि ऑलमोस्ट ईयर्स में जो पीछे 10 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए उसमें से 2 साल में डायरेक्ट इसी टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। अब आज मैं किस महासागर में कौन सी जलधारा पाई जाती है, उसका प्रारूप कैसा होता है, उसकी प्रभाविता कैसी होती है, इन तमाम विषय बिंदुओं को लेते हुए किसी एक महासागर की जलधारा को स्वयं पढ़ा दूंगा। शेष 2 महासागरों की जलधाराओं को आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। कल भी बताया था, लास्ट डे भी बताया था, और आप लोगों को करना है। बहुत सरल और सहज रहेगा, बहुत सरल और सहज रहेगा दोस्तों, ध्यान से। तो सभी के सभी बच्चे, मेरी क्लास वायरल हो रही है यूट्यूब पर। मुझे तो पता भी नहीं है किशन सिंह कौन सी क्लास और क्या वायरल हो रही है, सच बताऊं तो। ओके, चलते हैं, यहां बात करते हैं। यहां बात करते हैं। और भी बच्चों ने लिखा क्लास वायरल हो रही है, पता नहीं दोस्तों, हो रही होगी कुछ कुछ। यहां आते हैं, यहां चीजों को पढ़ते हैं, ध्यान से चीजों को पढ़ते हैं। आज हम लोग जहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, और वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को पढ़ेंगे। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की जलधाराओं को आप स्वयं पढ़ डालिएगा। उसके लिए जरूरत है, उसके लिए
जरूरत है। क्या जरूरत है? ध्यान से कि सबसे पहले अटलांटिक महासागर का एक चित्र बनाया जाए। बना बनाया चित्र नहीं, बनाया जाए, स्वयं से काम किया जाए, और आप सभी काम करेंगे। और आफ्टर दैट काम करने के बाद हम लोग उसी में सारी चीज समझेंगे। ऐसा संभव है कि आप काम भी करते चलें और मेरी बात को ध्यान से सुनते चलें। अटलांटिक महासागर की अगर अवस्थिति को देखा जाए, ध्यान से, अटलांटिक महासागर की अगर अवस्थिति को देखा जाए तो एक तरफ तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है और एक तरफ यूरोप और अफ्रीका है। तो यूरोप एवं अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य अटलांटिक महासागर की अवस्थिति प्राप्त होती है और उस अवस्थिति को मैं इस चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से सभी के सभी। सपोज ये उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का हिस्सा, फ्लोरिडा पेनिनसुला का हिस्सा, केप हेटरॉस का हिस्सा, सेंट लॉरेंस नदी की खाड़ी का हिस्सा, न्यूफाउंडलैंड आदि के आसपास आप यहाँ पहुँच चुके हैं। हडसन की खाड़ी में है यहाँ आप, ये अलास्का में है, दिस वन इज अलास्का। वैंकूवर आइलैंड के आसपास से निकलते हुए आप यहाँ कैलिफोर्निया में हैं। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हुए मैक्सिको के आसपास हैं और मैक्सिको से आगे बढ़ें और बढ़ते हुए आप कहाँ आएंगे दोस्तों? ध्यान रखें, दक्षिण अमेरिका में आएंगे। ये दक्षिण अमेरिका की ओर आ रहे हैं। दक्षिण अमेरिका दिस वन, यहाँ पर छोटा छोटा आइलैंड फॉकलैंड द्वीप है। छोटा छोटा आइलैंड में फॉकलैंड द्वीप है। कैरेबियन द्वीपों में आप जानते हैं क्यूबा, बहामास, हैती, डोमिनिक रिपब्लिकन, ट्रिनिडाद टोबैगो, एंटिलीज, कई आइलैंड्स यहाँ पाए जाते हैं। कई आइलैंड्स का समूह पाया जाता है मध्य अमेरिकी देशों में। आइलैंड्स हैं। अब इधर की ओर आते हैं। यहाँ पाया गया अफ्रीका। यहाँ क्या पाया गया? अफ्रीका पाया गया। दिस वन इज अफ्रीका। गिनी कोस्ट है, रेड सी का क्षेत्र है। दिस वन इज अफ्रीका। अफ्रीका हो गया। यहां अवस्थिति प्राप्त होगी आपके यूरोप की अवस्थिति प्राप्त होगी। यूरोप की अवस्थिति प्राप्त होगी। इधर की ओर यूरोप है। यहां प्राप्त होगा मित्रों आपका ब्रिटिश द्वीप समूह। आयरलैंड के साथ साथ यहां प्राप्त होगा आपका दिस वन, यहां प्राप्त होगा आपका ग्रीनलैंड। क्या प्राप्त होगा यहां पर? ग्रीनलैंड। और यहां प्राप्त होगा आइसलैंड आदि। अब आप जो ये अवस्थिति देख रहे हैं, ये अवस्थिति आपको किसकी दिखाई दे रही है? ये अटलांटिक महासागर की दिखाई दे रही है, जिसमें से ये इक्वेटर का पोर्शन है, विषुवत रेखा का क्षेत्र है। इक्वेटर है, विषुवत रेखा का क्षेत्र है, विषुवत रेखा का क्षेत्र है, विषुवत रेखा का क्षेत्र है। ओके, और अब शुरू करते हैं ध्यान से। अब एक बात और बता दूं, उन तमाम बच्चों को आज की कक्षा में बेहद दिक्कत आएगी, बेहद, जिन बच्चों ने पीछे की कक्षा को मेरे ठीक से सुना ही नहीं, पीछे की कक्षा को ठीक से देखा ही नहीं, खूब मटर गश्तियां क्लास में की हैं। ये क्लास उनके लिए नहीं है, चाहे तो अभी से छोड़ के जा सकते हैं।
पर जिनने ध्यान से सुना है क्लास को और पढ़ा है उन्हें बहुत मजा आएगा। और मित्रों, आज ऐसी गजब की बात पढ़ा दे रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा, पक्का पक्का मजा आएगा। धाराओं का ऐसा विश्लेषण आपको करा दे रहा हूं कि पुस्तकों में आपको कभी नहीं मिलेगा, नेवर, कभी नहीं मिलेगा। ऐसा विश्लेषण पढ़ा दे रहा हूं। तो ध्यान से, यहां पर आप सभी के सभी जानते हैं कि कर्क रेखा गुजर रही होती है या कि हाई प्रेशर बेल्ट्स प्राप्त हो रहा होता है। यहां पर लगभग 30 डिग्री का हाई प्रेशर बेल्ट्स प्राप्त हो रहा होता है। 30 डिग्री का हाई प्रेशर बेल्ट्स, जिसको आप उपोष्ण उच्च दाब पेटी के नाम से जानते हैं। 30 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट्स के नाम को सबको मिटा देंगे, पर शुरुआत दिखाने के लिए। तो यहाँ दक्षिण की ओर भी यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट्स प्राप्त होता होगा 30 डिग्री का। यहाँ भी 30 डिग्री का हाई प्रेशर बेल्ट प्राप्त होगा। ध्यान रखना, दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री के आसपास उच्च दाब की पेटी पाई जाती है, जबकि विषुवत रेखा के आसपास निम्न दाब की पेटी रहती है। निम्न दाब की पेटी रहती है। ठीक है, ध्यान से, पवनों की एक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है पवनों की प्रवृत्ति? कि पवनें हमेशा ही उच्च दाब कटिबंधों से निम्न दाब कटिबंधों की ओर संचरित होती हैं। तो यहां पर दोनों गोलार्धों में यहां एक विशिष्ट प्रकार की पवन चल रही है। यहां एक विशिष्ट प्रकार की पवन चल रही है जिसे आप ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। और दोनों गोलार्धों में यह व्यापारिक पवन चलती है। दोनों गोलार्धों में यहां पर यह व्यापारिक पवन पाई जाएगी, ट्रेड विंड पाई जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में इस व्यापारिक पवन को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। ये पवनें बेसिकली खूब विस्तार से आप लोग जलवायु विज्ञान में पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे कि पवन परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, पवन क्या है, वायुधारा क्या है, तो व्यापारिक पवनें कौन सी हैं, पछुआ पवनें कौन सी हैं, तो इसी के साथ साथ ध्रुवीय पूर्वा पवन कौन सी हैं, तो स्थानीय और क्षेत्रीय पवनें कौन कौन सी हैं। ये तमाम की बातें बेसिकली मित्रों क्या प्राप्त होंगी, आप वहां क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, पर यहां केवल वो शब्द उपयोग करना है जितना काम में आना है। तो दोनों ही गोलार्धों में यहां पर पवनों का प्रवाह पाया जाता है और ये जो पवन प्रवाह की पेटी है, यहां पर व्यापारिक पवन संचरित हो रही होती है। कौन सी पवन संचरित हो रही होती है? यहां व्यापारिक पवन है, उत्तर में भी दक्षिण में भी। तो उत्तर में इसे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं और दक्षिण में इसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं। ये दोनों ही पवनें एक बड़ा विशिष्ट योगदान निभाती हैं किसके? जल धाराओं के उत्पत्ति में। तो कैसे विशिष्ट योगदान निभाती है, अब चित्र में दिखाऊंगा। बेसिकली ध्यान रखना कि इस भाग के जल को धकेल देती है आगे की ओर, और यहां पर भी इस भाग के जल को ये धकेल देती है आगे की ओर, धकेल देती है मित्रों आगे की ओर। जैसे ही यहां के जल को ये आगे की ओर धकेलती हैं, तो यहां पर जल तल में कमी आ जाती है। मैंने एक क्लास में वो छपाक का उदाहरण आपको दिया था। देखो कैसे, बहुत सरल है। फिर से ये बताना चाहूंगा कि जब हम तालाब या नदी आदि में नहा रहे होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ पानी उड़ेल कर छपाक खेलते हैं कि नहीं? और जैसे पानी उड़ेलते हैं, अगल बगल का पानी और नीचे का पानी तालाब का ऊपर आकर वहां पर जो जल तल की कमी आती है उसे पूरा कर देता है। जल तल की कमी आती है, ये पूरा कर देता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? पूरा कर देता है। तो इस तरह से यहां भी सागरीय जल क्षेत्र में चूंकि पवनें लगातार प्रवाहित हो रही होती हैं, तो पवन जल को घसीटकर आगे ले जाती है, और जब यहां के जल को घसीटती है तो यहां पर कई सेंटीमीटर नीचे जल तल हो जाता है। और प्रकृति हमेशा संतुलन के नियम पर कार्य करती है। इसे संतुलित करने के लिए सागरों के निचले हिस्सों का जल ऊपर आने लगता है। आपने मुझसे ही पढ़ा है कि सागर तल या सतह में उष्ण कटिबंधों में तापमान अधिक है, जबकि जब गहराई पर जाते हैं तो तापमान में कमी पाई जाती है गहरे जल में। तो जब गहरे तली का
पानी ऊपर की ओर आया तो ठंडा जल आता है। पानी के ऊपर की ओर आने की क्रिया को शीत जल उद्वेलन कहते हैं। ठंडे जल का ऊपर आना शीत जल उद्वेलन कहा जाता है। शीत जल उद्वेलन कहा जाता है। तो शीत जल उद्वेलन की दशा में, कोल्ड अपवेलिंग की दशा में, यहां उष्ण कटिबंधों में ठंडी जल राशियां प्राप्त होती हैं। तो ठंडी जलधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या उत्पन्न हो जाती हैं? ठंडी जलधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठंडी जलधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों, यहां उत्तर में जो पाई जाती है, यहाँ एक ठंडी जलधारा, यहाँ पर छोटे छोटे कैनारी द्वीप हैं, तो इसे कैनरी की ठंडी जलधारा कहते हैं। और यहाँ पर इसकी खोज बेंगुला महोदय ने किया था, तो इसे बेंगुला की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। देखो ध्यान से, सागरीय जल क्षेत्रों में धाराओं की उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। सागरीय जल क्षेत्रों में धाराओं की उत्पत्ति यहां से होती। कुछ बच्चे तो मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं यार, हद है। फातिमा खान, आपकी ज्योग्राफी ऑप्शनल के बाद मुझे प्री के लिए पढ़ना पड़ेगा सर, प्लीज बता दीजिए। पता नहीं क्या पूछना चाहते हो फातिमा। ऑप्शनल जो बच्चा पढ़ेगा उसे ज्योग्राफी प्री के लिए क्यों पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब ये यहां पर पूछने की क्या जरूरत थी फातिमा? धर्मवीर ने, रिस्पेक्टेड सर, वी आर लाइविंग ज्योग्राफी विद यू। ओके, ठीक है। और आगे क्या है? सर यहाँ पर ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब ट्रेड में आएंगे तब पढ़ाएंगे ट्रेड का मतलब क्या होता है। आशा जी, ट्रेड विंड्स अर्थात व्यापारिक पवन। जब आएंगे टॉपिक में ट्रेड, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, क्यों इन्हें ट्रेड विंड कहा जाने लगा, सब बताऊंगा मेरे दोस्तों। थोड़ा सा तो समझने की कोशिश करो कि यहाँ जलधाराओं में विस्तार देना है। बस इतना समझ लो कि यहाँ व्यापारिक पवन, वार्म वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड नहीं होते, कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड होता है। ठीक है। हमें भी मैप बनाना होगा क्या सर, बता दीजिए। हाँ कोमल भाई, आपको भी बनाना होगा। लड़का हो तो भाई, लड़की हो तो बहन, आपको भी बनाना होगा। ये आपके लिए ही सारा काम करता हूँ। मुझे अपने लिए करना होता तो करके बैठ गया था। आज से 12 साल पहले मेरा काम खत्म हो चुका था। ठीक है। ओके, चलो अब कोई कमेंट्स मत करना, मैं कमेंट्स नहीं ले रहा हूं, पर जब बार बार एक ही चीज करते हो तो स्क्रीन पर नजर जाती है। ये सब टॉपिक ऐसे चल रहे हैं और मेरी अभी आपके बैच की शुरुआती कक्षा है, तो कमेंट्स बॉक्स ऑफ नहीं करवा सकता। जैसे एक टॉपिक समाप्त होगा तब जरूर मैं ऑफ करवा दूंगा। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी एक बच्चे का ही अंतर हो जाए। जैसे MR है, राम है, MR राम, इसको अभी तक तरंग और धारा में अंतर ही नहीं समझ में आया और डूबा पड़ा है ये तरंगों और धाराओं में। काश कि एक बार डूब के तो देखते तो तुम्हें समझ में आ जाता कि क्या अंतर है। कितना बढ़िया बता चुका हूं, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि मटरगश्ती करना था इसको, और अब आज क्लास में लगातार मैसेज पर मैसेज करना है। राम, टटोल लो यार अपने आप को कि करते क्या हो क्लासेस के अंतर्गत, सब बता चुका हूं। ओके, बस बंद करता हूं कमेंट्स, सुनना फिर से आते हैं। नो मोर कमेंट्स। और ये भी याद रखो, एक बार ध्यान से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, एक बार ध्यान से लिखाऊंगा, सुनोगे तो ईश्वर खड़ा हो जाए कि तुम्हें नहीं समझना है, तब भी समझ में आएगा। सुनना बस ध्यान से तो, और नहीं सुनोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो पेशेंसफुली एक बार पूरी बात सुनना है, और लगभग 1 घंटा मुझे सुनाने में लगेगा। बस सुनते जाना है, इसलिए बोल रहा था कि इस कदर पढ़ाना चाहूंगा कि मजा आ जाए आपको। अब फिर से शुरू करनी पड़ेगी मुझे बातें। व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, पहले मैंने व्यापारिक पवन यहां बनाई थी। अफ्रीका के इन दोनों पश्चिमी तटों का जल खिसक कर आगे गया। जब जल खिसक कर आगे गया तो जलतल में कमी आई। उस जलतल की कमी को पूरा करने के लिए सागरीय तली का जल ऊपर उठने लगा। तली के जल का तापमान चूंकि ठंडा होता है तो इसे कहते हैं शीत जल का उद्वेलन। उद्वेलन मतलब ऊपर जाना। इंग्लिश में इसके लिए शब्द होता है कोल्ड अपवेलिंग।
इंग्लिश में इसके लिए क्या शब्द होता है? कोल्ड अपवेलिंग। क्लियर हो गया? कोल्ड अपवेलिंग कहा जाता है। तो कोल्ड अपवेलिंग की वजह से यहां पर सापेक्षिक रूप से ठंडा जल, ठंडा मतलब ऐसा जल नहीं कि बर्फीला जल होगा, रिलेटिवली, जैसे यहां पर सारे जगह अगर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है जल का, 23 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो यहां का तापमान अगर 25 है तो इसका 23 होगा, अगर 23 है तो 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। ठंडे जल की उपस्थिति के कारण जो यहां पर जलधारा पैदा होती है उसे ठंडी जलधारा या शीत जलधारा कहते हैं। पर कुछ तो नाम होगा। यहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स थे कैनरी के, तो इसे कैनरी की ठंडी जलधारा कहा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी खोज बेंगुएला महोदय ने की थी, तो इसीलिए इसे बेंगुला की ठंडी जलधारा कहते हैं। यही दोनों जलधाराएं जब तक इक्वेटर के आसपास पहुंचती हैं, ये विषुवत रेखा है, तो इक्वेटर के आसपास पहुंचती हुई ये गर्म हो जाती हैं। तो इक्वेटर के आसपास जब गर्म हो गई, दोनों गोलार्धों में देखेंगे, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध दोनों में देखेंगे, विषुवत रेखा के समानांतर व्यापारिक पवनों के प्रभाव से दो बातें समझेंगे। विषुवत रेखा के समानांतर व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कुछ इस तरह से आगे की ओर प्रवाहित हो रही होती है। ये गर्म जलधारा कुछ इस तरह से आगे की ओर प्रवाहित हो रही होती है। देखना, मैंने अगर ये कलर बनाया ना, ग्रीन मतलब ठंडी जलधारा है। अगर मैंने ये कलर बनाया है ना, डार्क येलो, मतलब गर्म जलधारा है। इतना बस ध्यान रखेंगे। तो अटलांटिक महासागर में इक्वेटर के जो नॉर्थ में चलेगी, गर्म है क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में प्रवाहित हो रही है। इसे बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक इक्वाटोरियल वार्म करंट कहते हैं। शब्द बड़ा लंबा हो गया। उत्तरी अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक में है तो उत्तरी अटलांटिक। क्लियर हो गया? उत्तरी अटलांटिक गर्म विषुवतीय जलधारा। तो ठीक इसी तरह से दक्षिण में है तो दक्षिणी अटलांटिक गर्म विषुवतीय जलधाराएं। अब आगे जोड़ता हूं। कैनरी की ठंडी जलधारा आगे संचरित होती हुई उत्तर अटलांटिक गर्म विषुवतीय जलधारा में परिवर्तित हो जाती है, जबकि बेंगुला की ठंडी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक गर्म विषुवतीय जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। आगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। दक्षिण को छोड़ते हैं, पहले उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर अटलांटिक की जो ये विषुवतीय गर्म जलधारा है, आगे बढ़ती हुई जैसे ही यहां जो आइलैंड है इसका नाम है एंटिलीज द्वीप, जैसे ही एंटिलीज द्वीप से टकराती है यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। कितनी शाखाओं में बढ़ती है मित्रों? ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये दो शाखाओं में बट गई मित्रों। बाइफरकेट होना कहलाएगा। जब कोई धारा दो भागों में बट गई तो इसे क्या कहते हैं कि बाइफरकेट हो गई। बाइफरकेट हो गई। किस द्वीप से टकराया? एंटिलीज। अगर आपको याद ना रहे तो एक नाम याद रखो, इन द्वीपों के समूह को कैरेबियन द्वीप कहा जाता है। कैरेबियन द्वीप कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो कैरेबियन द्वीपों से जैसे ही यह नॉर्थ अटलांटिक वार्म इक्वाटोरियल करंट टकराई, दो भागों में बट गई। एक नीचे की धारा है, नीचे की धारा है जो यहां से इस तट के सहारे प्रवाहित हो रही है। इस तट में यहां पर एक नगर है, ध्यान से, इस तट में यहां पर एक नगर है जिसका नाम है केयनी। क्या नाम है इस नगर का? केयनी नगर नाम है। तो केयनी नगर के समीप से प्रवाहित होने के कारण ये जो दक्षिण की धारा है इसे केयनी की गर्म जलधारा कहते हैं। केयनी की गर्म जलधारा कहते हैं। जबकि यहां पर जो प्रवाहित होती है, यहां पर एक द्वीप है एंटिलीज।
इसीलिए ये एंटेलीज की गर्म जलधारा कहलाती है। किसकी गर्म जलधारा कहलाती है? एक शाखा एंटेलीज की गर्म जलधारा हो गई तो एक शाखा केएनई की गर्म जलधारा हो गई। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। गर्म जलधारा हो गई। अब केएनई की गर्म जलधारा आगे बढ़ती हुई मित्रों, आगे बढ़ती हुई ये जिस भाग पर पहुंचती है ये मैक्सिको की खाड़ी है। किसकी खाड़ी कहलाती है? मैक्सिको की खाड़ी कहलाती है। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो तट की आकार की होती है वो जल धाराओं की दिशा को प्रभावित करती है। तो जैसे जैसे तट मुड़ता जा रहा है, तट के मोड़ के साथ साथ ये धारा भी मुड़ती चली जा रही है। और यहां पर ये मैक्सिकन वार्म करंट कहलाती है। और मैक्सिको की गर्म जलधारा, ये जो प्रायद्वीप है, ये जो आप पेनिनसुला देख रहे हैं, इसे फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहते हैं। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप के तट के आसपास फ्लोरिडा की गर्म जलधारा कहलाती है। आगे मित्रों ध्यान रखना, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा जैसे ही आगे बढ़ती है, जैसे ही आगे बढ़ती है, तो यहां पर इसके आगे बढ़ते ही जो इससे पृथक हुई एक गर्म जलधारा एंटेलीज की थी वह आकर इससे संयुक्त हो जाती है और यहां पर पुनः यह धाराएं आपस में संयुक्त हो गईं। जो कहीं कैरेबियन द्वीप से टकराकर अलग हुई थी, फ्लोरिडा के तट के आसपास फिर से यह दोनों आपस में मिलकर एक हो गईं। फ्लोरिडा के तट के आसपास फिर से यह आपस में मिलकर एक हो गई, एक हो गई। ठीक है, एक हो गई। इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। अब फिर से मैं एक बार यहां तक आपको पहुंचाता हूं, शुरू से लेकर लास्ट तक। कैनरी की ठंडी जलधारा जो कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से आरंभ हुई थी, वह उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह को पैदा करती है। यह विषुवतीय प्रवाह कैरेबियन द्वीपों से टकराकर दो शाखाओं में बंट जाता है। नीचे की शाखा केएनई की गर्म जलधारा है और ऊपर की शाखा एंटेलीज की गर्म जलधारा है। केएनई की गर्म जलधारा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है और इसी मैक्सिको की खाड़ी में ये करती क्या है? इस मैक्सिको की खाड़ी में इस भाग से यहां पर बहुत महत्वपूर्ण नदियां मिसिसिपी और मिसौरी जैसी नदियां हैं। तो मिसिसिपी जैसी नदी के जल को आत्मसात करती है, ग्रहण करती है और इसके जल को लेकर जैसे आगे बढ़ती है फ्लोरिडा तट से टकराती है, जहां इसे फ्लोरिडा की गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। जहां इसे किसके नाम से जानते हैं? फ्लोरिडा की गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां पर फ्लोरिडा की गर्म जलधारा जब तट से टकराकर आगे बढ़ती है तो इधर से ये एंटेलीज की गर्म जलधारा आगे आ जाती है और साथ मिल जाती है, जो कि कैरेबियन द्वीपों से टकराकर अलग हुई थी। अब ये दोनों की दोनों मिलकर आगे बढ़ रही हैं। यहां पर प्राप्त हो रहा है केप हेटेरोस। यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? केप हेटेरोस। तो यहां तक जैसे ही ये पहुंचती हैं, ये आगे दोनों मिलकर अब बल खाती हुई मित्रों आगे चल रही हैं। जैसे ही ये दोनों यहां पर पहुंचती हैं तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक गजब की बात आपको पढ़ाता हूं, एक गजब की बात पढ़ाता हूं। यहां पर ये बैफिन की खाड़ी है। यहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों के बर्फ के पिघलने से एक ठंडी जलधारा निर्मित हुई है। ध्रुवीय क्षेत्रों का बर्फ पिघला तो यहां पर एक ठंडी जलधारा निर्मित हुई है। क्योंकि ये जो पेनिनसुला का पार्ट है, प्रायद्वीप का भाग है, इसे लैब्राडोर का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस प्रायद्वीप के भाग को? इसे लैब्राडोर का पठार कहते हैं। तो लैब्राडोर के तट से टकराकर आगे प्रवाहित होने के कारण इसे लैब्राडोर की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? लैब्राडोर की ठंडी जलधारा कहते हैं। समझना, यहां से लैब्राडोर की ठंडी जलधारा आई, यहां से इन दोनों की संयुक्त धारा आगे की ओर बढ़ी। तो यहां तापमान हाई है, यहां तापमान लो है।
क्यों यहां तापमान हाई है, यहां लो है? याद रखना, यूपीएससी ने भी पूछा था, ये जो जलधाराएं हैं अपने आप में गर्म तो है ही हैं और ये ठंडी हैं, तो साथ में ये अपने आप में वायु राशियों को भी लेकर चलती हैं। ठंडी जलधारा के ऊपर की वायु राशि, वायु राशि का मतलब होता है वायु का समूह, ठंडी वायु राशि होगी और इनके ऊपर की जो वायु राशि होगी वह गर्म वायु राशि होगी। वह क्या होगी? गर्म वायु राशि होगी। और जैसे ही यहां दोनों के बीच में तापमान में अंतर का क्षेत्र प्राप्त हुआ, जैसे यहां पर ध्यान से देखना, जैसे यहां पर आपको लो टेम्परेचर प्राप्त हुआ, लो टेम्परेचर प्राप्त हुआ, यहां पर आपको हाई टेम्परेचर प्राप्त हुआ। अब जैसे ही दो जगह के बीच तापमान में बहुत अधिक अंतर प्राप्त हुआ तो इसे कहते हैं ताप प्रवणता बल। जब तापमान में अंतर है तो ज्योग्राफी की भाषा में तापांतर को ताप प्रवणता बल के नाम से जाना जाता है। तो इस तापांतर के प्रभाव से, इस तापांतर के प्रभाव से ये जो दोनों की संयुक्त धारा थी केप हेटरॉस के आसपास से अत्यंत ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ जाती है, अत्यंत ही तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है। और तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती हुई इस जलधारा को गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम लगभग 45 से 55 डिग्री के आसपास, 55 डिग्री के आसपास लैब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है। एक तरफ से गर्म जलधारा आ रही है, एक तरफ से ठंडी जलधारा आ रही है। जब दोनों जलधाराएं आपस में मिली, दोनों का चरित्र अलग अलग है, तो इन जलधाराओं के साथ गर्म एवं ठंडी वायु राशियां भी आपस में मिलती हैं। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं, ठंडी एवं गर्म जल राशियों के साथ साथ ठंडी एवं गर्म वायु राशियां भी आपस में मिलती हैं, जिससे इस क्षेत्र में सघन कोहरा छाया रहता है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप होंगे यहां पर, इन द्वीपों के आसपास सघन कोहरा, सालों भर सघन कोहरा पाया जाता है। कोहरे का प्रभाव क्या होता है? कोहरा बेसिकली सूर्य किरणों की प्रवेशता को रोकता है, सूर्य किरणों को फिल्टर करके सागर जल सतह तक पहुंचाता है। और जब सूर्य किरणें फिल्टर होकर जल सतह तक पहुंचती हैं तो जो सागरीय जल में फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स होते हैं, पादप एवं जंतु प्लवक होते हैं, कुल मिलाकर जो मछलियों का भोजन होता है, शैवाल होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका बहुगुणन, या सरल शब्द में उसकी वृद्धि बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो कोहरे के प्रभाव से यहां पर शैवालों की वृद्धि बहुत अधिक होती है। शैवाल मछलियों का भोजन है, इसलिए यहां पर एक बड़ा विस्तृत मत्स्य क्षेत्र निर्मित होता है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र यहीं पर निर्मित होता है, यहीं पर निर्मित होता है। आफ्टर दैट क्वारियोलिस बल के प्रभाव से ये धारा लैब्राडोर की जलधारा को भी आगे की ओर मिश्रित कर आगे गर्म जलधारा के रूप में ही प्रवाहित होती रहती है। पर गर्म जलधारा अब दोनों आपस में मिश्रित हो गई। अब ये गर्म जलधारा आगे की ओर बढ़ेगी। अब ये गर्म जलधारा, दोनों के मिश्रण के सहारे ये गर्म जलधारा आगे की ओर बढ़ती है। आगे की ओर बढ़ती तो अवश्य है, बट आइसलैंड द्वीपों के आसपास टकराकर या इस द्वीप से टकराकर, दिस वन आइसलैंड है, इससे टकराकर ये 3 शाखाओं में बंट जाती है। इसकी एक शाखा कुछ इधर से प्रवाहित हो रही होती है, जिसे ध्यान से इरमिंजर की गर्म जलधारा कहते हैं। एक शाखा कुछ इधर की ओर नॉर्वे की ओर जा रही होती है, जिसे नॉर्वे की गर्म जलधारा कहते हैं। और इसी की एक शाखा कुछ इधर बिस्के की खाड़ी की ओर प्रवेश कर रही होती है, जिसे हम लोग रेनेल की गर्म जलधारा कहते हैं। आप सोचोगे बाप रे बाप,
आपने सर ये क्या क्या बता डाला, सब याद करा रहा हूं, घबराना मत, घबराना मत। बेसिकली ये जो मैंने कलर चेंज किया है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, उत्तर अटलांटिक प्रवाह है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह का निर्माण कब होता है? जब लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा आपस में मिश्रित होती हैं, तो निर्मित होने वाली जलधारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानी जाती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जब आगे बढ़ रही होती है तो ग्रीनलैंड के दक्षिणी तट के सहारे आगे संचरित होती हुई जैसे ही आइसलैंड के आसपास पहुंचती है, यह 3 भागों में बंटती है। 3 भागों में बंटती है। एक भाग जो आइसलैंड के तट के सहारे है, उसे उसकी खोज इरमिंजर महोदय ने की थी। यहां लिख भी देता हूं, किसने की थी? इरमिंजर महोदय ने की थी, इसीलिए इसे इरमिंजर की गर्म जलधारा कहते हैं। इधर ये नॉर्वे का तट है, नॉर्वे के तट की ओर जाने वाली को नॉर्वेजियन वार्म करंट मतलब नॉर्वे की गर्म जलधारा कहते हैं। इसकी खोज रेनेल महोदय ने की थी, इसीलिए इसे रेनेल की गर्म जलधारा कहते। तीनों की तीनों गर्म जलधाराएं हैं मित्रों, तीनों की तीनों गर्म जलधाराएं हैं, ये गर्म जलधाराएं हैं। अब यहां पर इन सब के प्रभाव क्या होंगे एक बार बताऊंगा, पहले जलधाराओं के नाम देख लो, जलधाराओं के नाम देख लो कि कैसे पाई जाती है मित्रों। और एक बात देखना, यहां पर ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग में ध्रुवीय हिम के पिघलने से एक और ठंडी जलधारा प्राप्त होती है, जिसे पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा बेसिकली जो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, इसका जल इससे मिश्रित भी होता है, तो इसके तली के सहारे आगे की ओर बढ़ने की कोशिश भी करता है। और आगे बात ध्यान से सुनना, जो रेनेल की वार्म करंट है, रेनेल की वार्म करंट बिस्के की खाड़ी से प्रवेश करती हुई ये नॉर्थ सी में चली जाती है, नॉर्थ सी में चली जाती है, तथा इसी का एक भाग दक्षिण की ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर मुड़ता हुआ अंततः किस में मिल जाता है? कैनरी की ठंडी जलधारा में मिश्रित हो जाता है, कैनरी की ठंडी जलधारा में मिश्रित हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में धाराओं का एक चक्रीय प्रवाह पूरा होता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में धाराओं का एक चक्रीय प्रवाह पूरा होता है। यहां से आपने शुरू किया और फिर आप यहीं पहुंच गए। अब देखो जलधाराओं का प्रभाव क्या होगा। गर्म जलधारा जहां पर पहुंचेगी तापमान और आर्द्रता को बढ़ा देगी। गर्म जलधारा जहां पर पहुंचेगी वहां के तापमान एवं आर्द्रता को बढ़ा देती है, तापमान एवं आर्द्रता को बढ़ा देती है। तो दूसरे तरफ ठंडी जलधाराएं जहां पर पाई जाएंगी वहां यह तापमान एवं आर्द्रता दोनों को कम कर देंगी, दोनों को कम कर देंगी। जब दोनों को कम करेंगे तो ठंडी जलधाराएं जहां पर संलग्न होंगी वहां मरुस्थल पाए जाएंगे, जैसे यहां पर सहारा का मरुस्थल, सहारा का नाम सुना है ना, अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल पाया जाता है, सहारा का मरुस्थल पाया जाता है। तो ये तो अपने आप में ठंडे मरुस्थल के क्षेत्र है ही है। ग्रीनलैंड पूरा का पूरा ठंडा कोल्ड डेजर्ट है, यहां पर लेब्राडोर का उत्तरी भाग कोल्ड डेजर्ट है, ये सब तो ठंडे क्षेत्र है ही। परंतु ये क्षेत्र भी ठंडे होने चाहिए थे, ये सारे के सारे क्षेत्र मतलब पश्चिमी यूरोप का पूरा ये भाग, ये भी बहुत ही ठंडा होना चाहिए था। लेकिन ये क्यों ठंडा नहीं हो पाता? क्योंकि ये गर्म जलधाराएं जो होती हैं इसके तापमान को बढ़ाए रखने में बेहद ही मदद करती हैं। अगर यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव से यह जलधाराएं मतलब गर्म जलधाराएं यूरोप के इन तमाम पश्चिमी तटों से नहीं टकरा रही होती तो मित्रों पूरा का पूरा यूरोप कोल्ड डेजर्ट होता, एक ठंडी मरुभूमि होता, यहां पर जीवन की संभावनाएं नहीं होती। लेकिन यह जलधारा इसके लिए वरदान है,
यह जलधारा इसके लिए वरदान है मित्रों, ठीक है ना, इसके लिए वरदान है। अगर ये नहीं होता तो कोल्ड डेजर्ट होता, पर इसके प्रभाव से पश्चिमी यूरोप का तापमान मॉडरेट बना रहता है और यहां पर जीवन की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से उत्तरी अटलांटिक में धाराओं का एक चक्रीय प्रवाह पूरा हो जाता है, चक्रीय प्रवाह पूरा हो जाता है। लेकिन अब लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद इस महासागर के मध्य भाग का यह जल क्षेत्र इस संचरण से मुक्त रह जाता है। बाहर बाहर तो धाराओं का चक्रीय प्रवाह हो गया, लेकिन मध्य भाग का जल इस चक्रीय प्रवाह से मुक्त रह जाता है। यहां पर चक्रीय प्रवाह नहीं हो पाता। जब यहां ये जल प्रवाह चक्रीय मुक्त रह जाता है, चक्र प्रवाह से स्थिर रह जाता है, तो स्थिरता की दशा में इसका तापमान भी रिलेटिवली अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि ये किसके आसपास है? उपोष्ण उच्च दाब पेटी के आसपास है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी के आसपास जो स्थिर जल का ये मध्यवर्ती जल क्षेत्र है, यहां पर तापमान की अनुकूलता या अधिकता से एक विशेष प्रकार की सागरीय शैवाल विकसित हो रही है। एक विशेष प्रकार की सागरीय शैवाल विकसित हो रही है। शैवाल विकसित हो रही है और वही शैवाल सारगैसो नाम से जाना जाता है। वही शैवाल क्या कह रहे हैं, किस नाम से जानी जाती है? सारगैसो घास के नाम से जानी जाती है। और सारगैसो घास के पाए जाने के कारण ही इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। ये जो भाग है इसे क्या कहा जाता है? सारगैसो सी कहा जाता है, सारगैसो सागर कहा जाता है। एक प्रश्न कभी यूपीएससी ने पूछा था कि दुनिया का ऐसा कौन सा सागर है, अपवाद है अपने आप में, एक्सेप्शन, बेसिकली सागर है नहीं, नाम हमने ऐसा दे दिया है। बेसिकली दुनिया का ऐसा कौन सा सागर है जो कि किसी भी महाद्वीपीय स्थलीय तट से संलग्न नहीं है। हमने सागरों की परिभाषा में ही लिखाई थी कि यह महासागरों के अंग होते हैं तथा इनका संपर्क एक ओर से एटलीस्ट स्थलीय भाग से अवश्य होता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा सागर है जिसका संबंध किसी भी तट से नहीं है, बल्कि इन धाराओं के चक्रीय प्रवाह के मध्य का गर्म जल क्षेत्र है। गर्म जल क्षेत्र यह भी याद रखना, जहां सारगैसो नामक घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह घास बेसिकली शैवाल है, यह घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसे हम सारगैसो सी कहते हैं। धाराओं का प्रभाव क्या है? तो मैंने बताया कि वह धाराएं जो गर्म हैं वह तटीय आर्द्रता को, तटीय तापमान को बढ़ाएंगी, वर्षा की मात्रा को बढ़ाएंगी, जबकि जो ठंडी जलधाराएं हैं वह तटीय तापमान को नीचे गिरा देंगी, आर्द्रता भी घट जाएगी, जिससे मरुस्थलीय स्थितियां पैदा होंगी। मरुस्थलीय स्थितियां पैदा होंगी, ठीक है, मरुस्थलीय स्थितियां पैदा होंगी। तो ये स्थिति मित्रों अभी नॉर्थ अटलांटिक में व्याप्त हुई, नॉर्थ अटलांटिक में व्याप्त हुई। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? तो अब आते हैं दक्षिण में। उत्तर का तो आपने समझ लिया कैसे कैसे प्राप्त हुआ, और अब आएंगे दक्षिण में। अब कोई बच्चा अगर यहीं पर मैप लेकर अपना आए, उस मैप से आपको कभी मजा नहीं आएगा मित्रों ये सब काम करने में। ये सब काम जब अपने आप से करोगे ना, तो सच में अथाह कॉन्फिडेंस आता है कि ये मेरा काम किया हुआ है, ये मेरा है, इसे मैंने बनाया है, इसे बार बार मैं ड्रॉ करूंगा। बहुत मजा आएगा मित्रों इस तरह से आप कोशिश करोगे तो। अब आगे चलते, उत्तर का काम खत्म हुआ, अब आगे चलते हैं दक्षिण का। सबके नाम लिखाऊंगा और सबके बारे में लिखाऊंगा, बस सब्र किए रहना। अभी तो केवल मैंने समझाया है, लिखाने का काम तो बाकी रह गया है। ध्यान से नीचे मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के इस तटवर्ती भाग पर जो पाई जाती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, उसके प्रभाव से जो इस भाग पर हुआ कोल्ड अपवेलिंग, वहां पर एक जलधारा विकसित हुई जिसकी बेंगुला महोदय ने खोज की थी। तो बेंगुला की ठंडी जलधारा पाई गई।
इसके प्रभाव से अफ्रीका के इस भाग में भी एक मरुस्थल विकसित होता है जिसका नाम आपने कालाहारी मरुस्थल के नाम से सुना होगा। अगर उत्तर में सहारा का मरुस्थल है तो दक्षिण में कालाहारी का मरुस्थल है, नाबीब का मरुस्थल है। बेंगुला की ठंडी जलधारा जैसे ही इक्वेटर तक पहुंचती है, विषुवतीय क्षेत्रों तक इसका तापमान बढ़ जाता है और विषुवतीय क्षेत्रों तक बढ़े हुए तापमान से इक्वेटर के दक्षिणी भाग में साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल वार्म करंट पाई जाती है। और यह वार्म करंट, ध्यान से यहां देखना, यह वार्म करंट यहां पहुंची और ये जो भाग है दिस वन, ये बोरबोरेमा का पठार है और केप साओ रॉक का क्षेत्र है ब्राजील का। इसके आसपास ये यहां पर जल को एकत्रित कर देती है, जल को भंडारित कर देती है और जल के एकत्रण की क्रिया को पाइलेशन ऑफ वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइलेशन ऑफ वाटर कहा जाता है। जल के एकत्रण की क्रिया को पाइलेशन ऑफ वाटर कहा जाता है। जल का संग्रह हो गया। अब ये जो संग्रहित जल है, संग्रहित जल दो भागों में जाता है। एक तो उत्तर की ओर जाता है और उत्तर की ओर जाता हुआ केनी की जलधारा से मिल जाता है और एक दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण की ओर ब्राजील के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होने की वजह से इसे पूर्वी ब्राजील की गर्म जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्वी ब्राजील की गर्म जलधारा कहते हैं। यह पूर्वी ब्राजील तट में भी तापमान को, आर्द्रता को और वर्षा की मात्रा को बढ़ाता है। इसीलिए इस पूरे तटवर्ती क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है, कॉफी की खेती की जाती है और यही जलधारा आगे बढ़ती हुई कॉरियोलिस बल के प्रभाव से बाएं हाथ की ओर मुड़ती है। लेकिन जब ये बाएं हाथ की ओर मुड़ रही होती है, ध्यान से सुनना, जब ये बाएं हाथ की ओर मुड़ रही होती है तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली फॉकलैंड, ये फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीपों की ठंडी जलधारा मिश्रित होती है और इस ठंडी जलधारा के मिश्रण से फिर से यहां पर एक सघन कोहरे का क्षेत्र बनता है जिससे दक्षिण अटलांटिक महासागर का एक मत्स्य क्षेत्र विकसित होता है। मत्स्य क्षेत्र विकसित होता है। आफ्टर दैट ध्यान रखेंगे, ठंडे दक्षिणी गोलार्ध में जो यहां पर ये पेटी पाई जा रही है, यहां पर पछुआ पवनें बहुत प्रचंड वेग से चलती हैं और इन पछुआ पवनों के साथ साथ, ध्यान से, इन पछुआ पवनों के साथ साथ दक्षिण महासागर का ठंडी जलराशि भी प्रवाहित हो रही होती है। तो ब्राजील की गर्म जलधारा इसी पछुआ पवन के सहारे जो ठंडी जलराशि संचरित हो रही होती है, इसी में आकर मिश्रित हो जाती है। तो उत्तर में तो यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म था, लेकिन दक्षिण में इसे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से कहते हैं, पछुआ पवन प्रवाह के नाम से जानते हैं। यह पछुआ पवन प्रवाह नामक जो जलधारा है वह गर्म नहीं होती बल्कि ठंडी जलधारा प्राप्त होती है और यही ठंडी जलधारा अफ्रीका के दक्षिणी तट के आसपास आती आती दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा, ध्यान से, इसकी एक शाखा तो उत्तर की ओर मुड़ जाती है और एक शाखा कहां? हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है, हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। तो यहां भी दक्षिण अटलांटिक में भी धाराओं का चक्रीय प्रवाह पूरा होता है, पर दक्षिण अटलांटिक में चूंकि धरातलीय विविधता अधिक नहीं है, इसीलिए यहां पर धरातलीय विविधता के अभाव से यहां पर धाराओं में भी बहुत अधिक विविधता नहीं पाई जाती है, बहुत अधिकता नहीं पाई जाती है। और यहां भी जब चक्रीय प्रवाह पूरा होता है तो इस चक्रीय प्रवाह के बीच में मध्य में यहां भी एक शांत जल क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में यहां पर सागरीय जल का तापमान निम्न पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, इसलिए यहां सारगैसो जैसी घास नहीं पाई जाती, तो इसे आप सारगैसो सागर नहीं कहेंगे। फिर से कई बच्चों का प्रश्न हो जाता है कि सर उत्तर में तो सारगैसो सी पाया गया, तो क्या दक्षिण में भी ऐसा सागर होगा? चूंकि यहां पर तापमान कम है, इसका मैंने बताया था, बार बार तापमान की बात की थी, अधिक तापमान, यहां पर तापमान कम है तो तापमान कम
नमी की वजह से सारगैसो जैसी घास नहीं विकसित हो पाती, इसलिए शांत जल क्षेत्र तो प्राप्त हुआ पर कोई सारगैसो सागर का निर्माण दक्षिण में नहीं होता। इस प्रकार से मित्रों यहां पर अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का प्रवाह प्राप्त होता है। ठीक है, बस इतनी ही बात। ओके, एक बच्चा है हमारे में, राम, RAM, कहता है सर आपकी हिंदी समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, इंग्लिश वाले बैच को ले लो, इंग्लिश मीडियम वाले बैच को ले लो। और फिर इंग्लिश समझ में नहीं आती है, अगर मेरी हिंदी नहीं समझ में आई, अगर वहाँ इंग्लिश समझ में नहीं आए तो फिर जिस भाषा को आप समझते हो उस भाषा की क्लास ले लो। मुझे लगता है मेरा संकेत समझ गए होंगे। भारत में आपकी भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, सच में आपकी भाषा में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, आप उनकी क्लास ले लो। जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से आप क्लास ले लो, है ना, पर क्लास जरूर लो, अच्छे से पढ़ो। मित्रों, मैं आपका वैसा शिक्षक हूँ जो चाहता हूँ किसी भी स्थिति में आपका भला हो। ठीक है, ये है मित्रों धाराओं का प्रवाह। इसे अब शानदार तरीके से मैं सिस्टमेटिक वे पर लिखाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा नहीं। बताया ना, क्लास में नाच बसंती नाच वाला काम नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही एक बार लिखाऊंगा हर चीजें आपके मस्तिष्क में फीड हो जाएंगी, मस्तिष्क में बैठ जाएंगी। इन धाराओं के नाम को संकेतित करते हुए हर बात प्रभाव के साथ लिखाऊंगा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। 3 बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, मैं उनकी भी फिक्र करता हूं, तो उनके लिए सुझाव है, एक बार लिखकर भी देख लो, फिर भी प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं, फिर परेशान मत होना। ठीक है, फिर परेशान मत होना। लिखाएं, आप शुरू करें चीजों को। सबने चित्र तो बना लिया होगा ना, सबने चित्र तो बना लिया, ये लो। क्लियर करें, शुरू करते हैं। चलो, आपने हेडिंग दिया है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अटलांटिक महासागर की जलधाराएं प्रभाव के साथ साथ मित्रों शानदार तरीके से आपको एक एक बातें लिखाऊंगा, बड़ी ही सरलता और सहजता से। ठीक है, शुरू करता हूं। लिखो, उत्तरी की पहले लिखेंगे, उत्तरी अटलांटिक की, फिर दक्षिणी की। लिखे, उत्तर अटलांटिक महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से हटाए गए जल की क्षतिपूर्ति कोल्ड अपवेलिंग, इंग्लिश का शब्द लिखेंगे, कोल्ड अपवेलिंग
UPWELLING, कोल्ड अपवेलिंग। अगर हिंदी में लिखेंगे तो शीत जल उद्वेलन। ये मेरे शब्द नहीं, ये टेक्निकल शब्द हैं। शीत जल उद्वेलन द्वारा होती है, इसलिए कैनरी द्वीपों के तटों पर, कौन से द्वीप है यहां पर? कैनरी, मैं ये लिख रहा हूं कैनरी, इसी को कैनारी कहते हैं। कैनरी द्वीपों के तटों पर, यहां कैनरी द्वीप है, कैनरी द्वीपों के तटों पर केनारी की ठंडी जलधारा, केनारी की ठंडी जलधारा विकसित हो जाती है। केनारी की ठंडी जलधारा विकसित हो जाती है, जो कि तटीय भागों के तापमान एवं आर्द्रता, जो कि तटीय भागों के तापमान एवं आर्द्रता दोनों को ही घटाती है, दोनों को ही घटाती है। दोनों को ही घटाती है, जिससे सहारा मरुस्थल का मरुभूमीकरण होता है। सहारा मरुस्थल का मरुभूमीकरण होता है। पूर्ण विराम लगाएं। पहली बात यहां पर फिनिश होती है। यह आपने कैनरी की ठंडी जलधारा के बारे में बता दिया। अब आगे बात करेंगे, पैरा चेंज करेंगे। लिखें, विषुवत रेखा के सहारे प्रवाहित उत्तर अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा कैरेबियन द्वीप ही लिखा देता हूं। कैरेबियन द्वीपों से टकराकर दो शाखाओं में बाइफर्केशन हो रहा है। दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिसकी उत्तरी शाखा एंटेलीज की गर्म जलधारा तथा दक्षिणी शाखा केयनी की गर्म जलधारा कहलाती है। केयनी की गर्म जलधारा कहलाती है। यह दोनों ही द्वीपीय एवं तटीय क्षेत्रों में उष्णार्द्र जलवायु, उष्ण का मतलब गर्म, आर्द्र का मतलब आर्द्रता युक्त, वर्षा युक्त, उष्णार्द्र जलवायु का निर्माण करती हैं।
पूर्ण विराम लगाकर इसी पैराग्राफ में तटीय आकारिकी के प्रभाव से केनी की गर्म जलधारा मैक्सिको के खाड़ी के तापमान को बढ़ाती हुई फ्लोरिडा तट पर फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, फ्लोरिडा कैसे लिखेंगे? फ्लोरिडा ऐसा कुछ, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। फ्लोरिडा के गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। पूर्ण विराम। अब पैरा चेंज करेंगे, लिखें फ्लोरिडा की धारा अपने समीप प्रवाहित होती एंटिलीज की धारा से, अपने समीप प्रवाहित होती हुई एंटिलीज की जलधारा से संयुक्त होकर यहां जो ये जो क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं? हेटेरॉस अंतरीप। अंतरीप कहलाता है केप। हेटेरॉस अंतरीप तक संचरित होती है। हेटेरॉस अंतरीप तक संचरित होती है। पूर्ण विराम। जहां बैफिन की खाड़ी, यहां पर जो एक खाड़ी है इसका नाम है बैफिन। क्या नाम है मित्रों इस खाड़ी का? बैफिन। जहां बैफिन की खाड़ी से आने वाली लैब्राडोर की ठंडी जलधारा द्वारा उत्पन्न ताप प्रवणता बल, मतलब तापांतर, उत्पन्न ताप प्रवणता बल के कारण सर्वाधिक वेग वाली गल्फ स्ट्रीम के रूप में संचरित होती है। संचरण मतलब प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम के रूप में संचरित होती है। तो यहां पर ये क्या प्राप्त हुई मित्रों? इसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम हो गया। ये गल्फ स्ट्रीम के रूप में संचरित हुई। दिस वन, इसका नाम आपने रख दिया गल्फ स्ट्रीम। लिखने की मेरे पास कहीं जगह नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखते रहना। दिस वन, जो ये जो जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है, उधर से लैब्राडोर की आई। अब फिर पैरा चेंज करोगे, लिखें बेसिकली न्यू फाउंडलैंड द्वीप, यहां पर द्वीप है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप इन दोनों ठंडी एवं गर्म जलधाराओं
इन दोनों ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के साथ साथ दो पृथक स्वभाव की वायुराशियों के आपस में मिलने से सघन अभिवहनीय कोहरा निर्मित होता है। यह कोहरा क्षेत्र है, निर्मित होता है, जिससे मछलियों का भोजन प्रचुर रूप से विकसित होता है। मछलियों का भोजन बहुत ज्यादा यहां पर मल्टीप्लिकेटेड होगा, बहुगुणित होगा, विकसित होता है। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। जहां भोजन होगा वहीं तो मछलियां होंगी। मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर पैरा चेंज करें, लिखें पछुआ पवन एवं क्वारियोलिस बल। पछुआ पवन एवं क्वारियोलिस बल के प्रभाव से यह दोनों धाराएं मिश्रित होकर उत्तर पूर्वी दिशा में इन्वर्टेड कामा में उत्तर अटलांटिक प्रवाह, इसका नाम है उत्तर अटलांटिक प्रवाह। जो एक गर्म जलधारा है, इसका नाम है उत्तर अटलांटिक प्रवाह के रूप में संचरित होती है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह के रूप में संचरित होती है। उत्तर अटलांटिक प्रवाह के रूप में संचरित होती है। परंतु इसी दौरान अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे लेब्राडोर के ठंडे जल के प्रवेश की वजह से कोल्ड वॉल इफेक्ट देखने को मिलता है। कोल्ड वॉल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब पहले मैं इसे समझाना चाहूंगा। व्हाट इज कोल्ड वॉल इफेक्ट? ठंडी दीवार प्रभाव। यह क्या है? देखो, क्वारियोलिस बल के प्रभाव से ये सभी उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी हाथ की ओर मुड़ रही हैं। पछुआ पवनें भी इन्हें इस हाथ की ओर मोड़ने में मदद कर रही हैं। जब ये इधर की ओर मुड़ गई तो यहां पर जो उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट है और ये धाराएं हैं, इनके बीच में भी तो समुद्र का पानी है।
अब यहां किसका पानी है, ठंडे जल का कि गर्म जल का। जब ये आगे की ओर मुड़ जाती है ना, तो लैब्राडोर बदमाशी कर जाती है, बोलती है चल मुझे तो बड़ा अच्छा मौका मिला, मुझे जो ये खाली स्थान मिल रहा है ना, मैं यहां पर प्रवेश कर जाती हूं। तो यहां पर लैब्राडोर की ठंडी जलराशि प्रवेश कर जाती है। और जैसे ये ठंडी जलराशि प्रवेश करती है, तो ध्यान से देखना, पूर्व में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है, पश्चिम में ये लैब्राडोर की ठंडी जलराशि जो प्रवेश की है ये है। जब दोनों विपरीत स्वभाव वाली यहाँ पर वायु राशियां आपस में मिलती हैं, जलधाराएं आपस में मिलती, दोनों साथ साथ मिलेगी, जलधाराओं के साथ वायु राशियां भी मिलेगी, क्योंकि ठंडे जल के ऊपर ठंडी वायु होगी और गर्म जलधारा के ऊपर गर्म वायु होगी। जैसे ही दोनों मिलती है ना, तो यहां पर सालों भर मित्रों एक कोहरे की दीवार बन जाती है। ये कोल्ड वॉल इफेक्ट क्या है, इसको ध्यान रखना, ये कोहरे की दीवार है, कोहरे की दीवार है, जो कि सालों भर पाई जाती है, दीवार है। तो कोहरे की दीवार बन जाती है। इसी कोहरे की दीवार को कोल्ड वॉल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, कोल्ड वॉल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम लगा दो, पूर्ण विराम लगा दो, ठीक है। अब फिर पैरा चेंज होगा, फिर पैरा चेंज होगा, लिखेंगे उत्तर अटलांटिक प्रवाह, उत्तर अटलांटिक प्रवाह आइसलैंड द्वीपों से टकराकर, आइसलैंड द्वीपों से टकराकर 3 शाखाओं में विभाजित होता है, 3 शाखाओं में विभाजित होता है। नंबर वन, आइसलैंड तट पर इरमिंजर की गर्म जलधारा, आइसलैंड तट पर इरमिंजर की गर्म जलधारा। नंबर टू, ब्रिटिश द्वीप एवं नॉर्वे तट पर, ब्रिटिश द्वीप एवं नॉर्वे तट पर नॉर्वे तट पर नॉर्वे की गर्म जलधारा, नॉर्वे की गर्म जलधारा, जलधारा। तो नंबर तीन, बिस्के की खाड़ी नाम ना लिखा के मैं क्या लिखा रहा हूं, फ्रांस एवं ब्रिटिश द्वीप, फ्रांस एवं ब्रिटिश द्वीप के समीपी भाग पर रेनेल की गर्म जलधारा, रेनेल की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम लगाकर यह तीनों धाराएं, यह तीनों धाराएं पश्चिमी यूरोप एवं आइसलैंड के तटीय क्षेत्रों को, पश्चिमी यूरोप एवं आइसलैंड के तटीय क्षेत्रों को, तटीय क्षेत्रों को गर्म रखती हुई सालों भर, गर्म रखती हुई सालों भर निवास योग्य बनाती हैं, निवास योग्य बनाती हैं, निवास योग्य बनाती हैं। अन्यथा यह भाग अगर यह धारा नहीं होती तो अन्यथा यह भाग शीत मरुस्थल होता, ठंडा मरुस्थल हो जाता, तो शीत मरुस्थल होता। पूर्ण विराम लगाएं, फिर पैरा चेंज करें, लिखें रेनेल की गर्म धारा की दक्षिणी शाखा,
रेनेल की गर्म धारा की दक्षिणी शाखा, हालांकि यहां एक और नई फिनोमिना है बट अब उसको छोड़ देते हैं। दक्षिणी शाखा अंततः कैनारी की ठंडी जलधारा में मिश्रित होकर, कैनारी की ठंडी जलधारा में मिश्रित होकर उत्तर अटलांटिक की धाराओं के चक्रीय प्रवाह को पूर्ण कर देता है। चक्रीय प्रवाह जायरेटिक मोशन कहलाता है। ये चक्रीय प्रवाह जायरेटिक मोशन को पूर्ण कर देता है। फलतः या परिणामतः मध्य अटलांटिक का जल क्षेत्र इस प्रवाह से मुक्त रह जाता है। इस प्रवाह से मुक्त रह जाता है जहां उच्च तापीय दशा में सारगैसो नामक सागरीय घास विकसित होती है। इसीलिए इसे सारगैसो सागर भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। रेनेल की जो एक धारा है वो कहां, नॉर्थ सी में प्रवेश कर गई शिवम। ये जो इंग्लिश चैनल का नाम सुना है ना, इंग्लिश चैनल के सहारे उत्तर सागर में प्रवेश कर जाती है। पूर्ण विराम। अब दक्षिण में आओ तो पैरा चेंज करते हुए लिखना है दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीत जल उद्वेलन से निर्मित बेंगुला की ठंडी जलधारा, बेंगुला इधर लिख देता हूं, इसको आप ऐसे लिखेंगे बेंगुला, बेंगुएला नहीं लिखिएगा, बेंगुएला बड़ा गंदा लगता है। बेंगुला की ठंडी जलधारा, बेंगुएला बड़ा गंदा लगता है, बेंगुला आप लिखिएगा। बेंगुला की ठंडी जलधारा दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा में मिश्रित होती है। दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय गर्म जलधारा में मिश्रित होती है। पूर्ण विराम लगाओ, लिखो यह गर्म जल ब्राजील के नाम लिखता हूं यहां पर, ब्राजील के साओ रॉक अंतरीप के समीप, अंतरीप से टकराकर, ऐसा लिखेंगे साओ रॉक अंतरीप से टकराकर जल का संग्रह कर देती है। पूर्ण विराम लगाएं। यह संग्रहित जल, एकत्रित जल
यह एकत्रित जल उत्तर की ओर केयनी की धारा में मिश्रित होता है। केयनी की धारा में मिश्रित होता है, कॉमा दक्षिण की ओर पूर्वी ब्राजील की गर्म जलधारा का निर्माण करता है तथा मध्य भाग में, देखिए यहां पर, तथा मध्य भाग में, कलर कुछ ऐसा ले लूं कि दिखाई दे, यस, तथा मध्य भाग में, दिस वन, यहां से मध्य भाग में दोनों विषुवतीय धाराओं के विपरीत दिशा में, दोनों विषुवतीय धाराओं के विपरीत दिशा में इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, एंटी इक्वाटोरियल करंट इसे कहते हैं। प्रति विषुवतीय धारा के रूप में, प्रति विषुवतीय, जो पिंक कलर से मैंने दिखाया, इधर से दिशा इधर की ओर है, प्रति विषुवतीय धारा के रूप में अफ्रीका के गिनी तट, ये कौन सा तट है मित्रों? गिनी तट की ओर प्रवाहित होता है, जहां पहुंचकर यह गिनी की गर्म जलधारा के रूप में तापमान एवं आर्द्रता को बढ़ाता है। तापमान एवं आर्द्रता को बढ़ाता है। पूर्ण विराम लगा दें, यहां तापमान एवं आर्द्रता बढ़ गई, पूर्ण विराम लगाएं, फिर पैरा चेंज करें, लिखे पूर्वी ब्राजील की गर्म जलधारा फॉकलैंड की ठंडी जलधारा से मिश्रित होकर, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, ये कौन सी ठंडी जलधारा है? यहां पर फॉकलैंड, ये फॉकलैंड द्वीप है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फॉकलैंड की ठंडी जलधारा से मिश्रित होकर यहां भी यही बात लिखेंगे, अभिवहनीय कोहरे का निर्माण करती है, जिससे इस द्वीप के तट क्षेत्र पर मत्स्यन क्षेत्र विकसित हुआ है। मत्स्यन क्षेत्र विकसित हुआ है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखे अंततः यह दोनों ही वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, क्या नाम है? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्षमा चाहूंगा मित्र, ये क्या हो गया भाई? जस्ट वेट, तो पूरा गायब कर दिया। तकनीकियां इसीलिए बड़ी धोखेबाज होती हैं। जस्ट वेट,
यहाँ फॉकलैंड की ठंडी जलधारा होगी, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के क्षेत्र होंगे। ठीक है, अंततः यह दोनों ही मिलकर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो इधर की ओर आ रही है, इसका क्या नाम है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। हिंदी में लिखेंगे पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवन प्रवाह नामक ठंडी जलधारा से मिश्रित होकर, ठंडी जलधारा से मिश्रित होकर अफ्रीका के आशा अंतरीप, ये जो अंतरीप है ना, इसका क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप। आशा अंतरीप, अंतरीप की ओर संचरित होती है। आशा अंतरीप, ये ठंडी करंट है, की ओर संचरित होती है, जिससे टकराकर आशा अंतरीप से टकराकर यह दो शाखाओं में बढ़ती है। यह दो शाखाओं में बढ़ती है। उत्तरी शाखा बेंगुला की ठंडी जलधारा में, उत्तरी शाखा बेंगुला की ठंडी जलधारा में मिश्रित होती है, जबकि दक्षिणी शाखा हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। हिंद महासागर में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से दक्षिण हिंद महासागर की धाराओं का भी चक्रीय प्रवाह पूरा हो जाता है। चक्रीय प्रवाह पूरा हो जाता है। पूर्ण विराम। ये था मित्रों अटलांटिक महासागर की धाराएं। ठीक है ना, एक एक करके मैंने सबके लिए सारी बात लिखाई है। ये जो थी फॉकलैंड की ठंडी जलधारा थी, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा थी। ये पूर्वी ब्राजील की गर्म जलधारा थी। ये ब्राजील के तट पर है, तो आप लोग समझ ही जाएंगे। पूर्वी ब्राजील की गर्म जलधारा है मित्रों। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। ये वेंगुला की ठंडी जलधारा मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ लिख देता हूँ। चलो, वहाँ नहीं समझ में आएगा तो इसे बेंगुला की ठंडी जलधारा लिख देते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आएगा। विषुवत रेखा के साथ गिनी तट, एंटलीज और सब तो है ही है, और सबका नाम तो लगभग लिखा ही है। तो इस तरह से मित्रों धाराएं पाई जाती हैं। तो अटलांटिक महासागर की धाराएं समाप्त हुई। आपके लिए होमवर्क है प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर की धाराओं के बारे में आप पढ़ डालेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे एक बात ध्यान रखें। मैं जानता हूँ इस तरह तो नहीं पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही उदाहरण से आपको लिखना होगा। आप ऐसा करिएगा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा प्रशांत महासागर लिखा, ठीक है। अब एक बस आप इतना करिएगा कि केवल लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन सी गर्म जलधारा, ऐसा करिएगा, पहले उत्तर कर दीजिए और दक्षिण कर दीजिए।
उत्तर को दो भाग में बांटकर गर्म धारा और दक्षिण को भी इसी तरह से दो भागों में बांटिएगा और इनके केवल नाम लिख दीजिएगा। आप किस तट पर प्रवाहित होती हैं, नाम किस तट पर प्रवाहित होती हैं, केवल आपको क्या लिखना है, इन सब के नेम लिखने हैं। इसी तरह से इसको भी दो भागों में बांटकर आप इतना केवल काम कर डालें, आपका काम एकदम सफिशिएंटली चलना है मित्रों, सफिशिएंटली चलना है। तो ये तमाम बातें हैं। इसी के साथ ही ये टॉपिक समाप्त हुआ। होमवर्क आपको करने हैं, मुझे नहीं कराना है। नहीं हो पाएगा होमवर्क तो कोई बात नहीं, बैठकर डफली बजा लेना। क्या करोगे, नहीं हो पाए होमवर्क तो डफली बजा लेना, झांझ मजीरा बजा लेना, तराने गा लेना, पर खुश रहना, दुखी मत होना, ठीक है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा विद्यार्थी किसी भी स्थिति में दुखी रहे। ओके मित्रों, धन्यवाद। कल संभव है कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य में संस्था बंद रहे, क्योंकि दिल्ली में पनिशेबल कंडीशन आती है अगर आप इस दिन कोई संस्था ऐसा चलाते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है। तो परसों मिलते हैं और परसों ज्वार भाटा का टॉपिक छेड़ेंगे, परसों ज्वार भाटा का। लेकिन सभी याद रखो, परसों से हमारी टाइमिंग सुबह 8 बजे से हो रही है। परसों से हमारी टाइमिंग सुबह 8 बजे से हो रही है। ये आपके लिए सूचना है। ओके मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।